हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 3 के कोर्स का जो पेपर 10 है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का, उसके अंतर्गत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास। इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि राजनीतिक विकास क्या है, विकास राजनीति के अंदर विकास का जो कंसेप्ट है वो क्या है। दूसरी चीज, इसकी विभिन्न जो परिभाषाएं हैं विद्वानों के द्वारा दी गई है उसको हम लोग देखेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। और स्पेशली लुशियन पाई ने जो राजनीतिक विकास की जो विशेषताएं बतलाई हैं उसका अध्ययन हम लोग आज के क्लास में करेंगे। तो राजनीतिक विकास जो है वो क्या है, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो राजनीतिक विकास की अवधारणा को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस कंसेप्ट को अपनाया गया था और इसका मुख्य कारण यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अफ्रीका तथा एशिया के अनेक राष्ट्र जो हैं वो स्वतंत्र हुए थे और इन राज्यों में तुरंत विकास किया जाना जरूरी था, क्योंकि ये राज्य बहुत वर्षों से दूसरे राज्यों के गुलाम थे और साथ ही साथ पश्चिम के जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे के द्वारा इन राज्यों का पश्चिम की तरह डेवलप करना, विकसित करना, जो पश्चिमी हमारे राज्य थे उनके आयामों पर, उनके आधारों पर इन राज्यों को विकसित करने का जो आधार पर जो अध्ययन करने का प्रयास किया गया, लेकिन इन सारे आयामों को इन राष्ट्रों पर लागू नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वहाँ के सिचुएशंस अलग हैं और यहाँ एशिया अफ्रीका के सिचुएशंस अलग थे। तो जितने भी आयाम थे डेवलपमेंट के वो यहाँ पे लागू जो है वो ठीक ढंग से नहीं किए जा सकते थे, क्योंकि इन राज्यों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां जो है वो विकसित राष्ट्रों से भिन्न थी। अतः राजनीतिक जो भी राजवैज्ञानिक थे, राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा इसके विकास से संबंधित जो आयामों का जो अध्ययन करने के लिए राजनीतिक विकास के सिद्धांत को राजनीति विज्ञान में स्थापित किया गया है। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डेवलपमेंट करने की जो एक विकसित होने का जो प्रचलन हुआ और उसमें जो जितने भी नवोदित राष्ट्र थे जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश थे, तो उनका पश्चिमी देशों के आयामों पर जो डेवलपमेंट करना जो था वो कठिन था, क्योंकि वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी परिस्थितियाँ अलग थीं, भिन्न थीं। तो उसके अध्ययन के लिए राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा जो ये विकास का कंसेप्ट लाया गया कि किस तरह से इन देशों में भी का विकास किया जाएगा, पॉलिटिकली विकास किया जाएगा, तो इसी को हम लोग जो है राजनीति विज्ञान में स्थापित फर्स्ट टाइम में किया गया और यही है डेवलपमेंट का कंसेप्ट राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। अब इन देशों के संबंध में अध्ययन का शुभारंभ जो है सी मैकेड्रिस, एक वैज्ञानिक थे सी मैकेड्रिस ब्राउन ने 1955 में अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ कॉम्पैरेटिव गवर्नमेंट में शुरुआत की थी फर्स्ट टाइम। और इसके बाद राजनीति विज्ञान में राजनीतिक विकास को विभिन्न राज्य वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्धांत के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हुए विभिन्न अविकसित राष्ट्रों का अध्ययन किया गया। जो अनडेवलप्ड नेशन थे उनका अध्ययन किया गया, और जैसे कि डेविड ईस्टन के द्वारा घाना तथा युगांडा का अध्ययन किया गया, एल ब्लिंडर के द्वारा ईरान का अध्ययन किया गया तथा पाकिस्तान का अध्ययन किया गया, कोलमैन के द्वारा नाइजीरिया का अध्ययन किया गया, हर्बर्ट स्मिथ के द्वारा इंडोनेशिया का अध्ययन किया गया, और लॉ पालम्बरा ने इटली का अध्ययन किया। उसके बाद लुशियन पाई ने वर्मा का और एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने थाईलैंड का और माइनर विनर ने भारत का भी अध्ययन किया था। जितने भी अल्प विकसित देश थे उनका अध्ययन जो है वो किया गया और इन सभी के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया कि विकासशील देश में
उनकी राजनीतिक व्यवस्था को वहाँ के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के द्वारा प्रभावित किया जाता है। जो भी वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है उसको वहाँ की के कल्चर के द्वारा जो है, वहाँ की जो विभिन्न विभिन्न संस्कृतियाँ हैं उनके द्वारा प्रभावित किया जाता है। ये अध्ययन में सामने आई बात। और अतः तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इन राजनीतिक विकास के आयामों को समझना होगा। साथ ही साथ राजनीति विकास उपागम के द्वारा इन देशों के जो राजनीतिक विकास के जो स्तर है, लेवल है, उसको भी मापा जा सकता था या उसको भी मापा जा सकता है। और अब हम देखते हैं कि राजनीतिक विकास जो है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उसका अर्थ और उसकी परिभाषाएं जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई है। तो विकासशील राष्ट्रों के राजनीतिक व्यवस्था को अध्ययन करने के लिए राजनीतिक विकास उपागम की व्यवस्था की गई, जिसकी परिभाषा विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो है वो भिन्न भिन्न तरीके से दी गई है। जैसे कि कोल माइनर ने जो है प्रजातंत्र, संसद एवं निर्वाचन आदि को राजनीतिक विकास के रूप में स्वीकार किया। वहीं लुशियन पाई के द्वारा संस्कृति को राजनीतिक विकास का आधार माना गया और इनकी परिभाषाओं के द्वारा जो है को निम्न आधार पे हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आमंड ने कहा है, आमंड एक विचारक हैं, बहुत बड़े विचारक, जिन्होंने बताया है कि राजनीतिक विकास शासन की संरचना में उत्तरोत्तर विशिष्टीकरण और राजनीतिक संस्कृति में उत्तरोत्तर लौकिकीकरण। इसका मतलब है कि राजनीतिक संस्कृति में ज्यादा से ज्यादा सहभागिता को कहते हैं, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा सक्षम होती चली जाती है, ताकि समस्याओं का आसानी से जो है हल किया जा सके। दूसरे जो विचारक हैं मैकेंजी, उन्होंने कहा है कि राजनीतिक विकास समाज के उच्च स्तरीय अनुकूलन के प्रति अनुकूलन होने की क्षमता का नाम ही राजनीतिक विकास है, जिसमें निम्न समाज उच्च समाज के समकक्ष होने का प्रयास करता है। जैसे कि ये विकसित देश थे, जो विकसित देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके अनुसार ही जो डेवलपिंग नेशन थे, नवोदित राष्ट्र थे, वो भी विकास करना चाहते थे और मैकेंजी ने इसी के आधार पर इसको परिभाषित किया है। F.W. रिक्स के अनुसार राजनीतिक विकास का अभिप्राय मुख्यतः लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया से सरकार पर लोकप्रिय नियंत्रण के विकास से लिया जाता है। लेकिन एक दूसरी धारणा यह है कि राजनीतिक विकास से तात्पर्य राज्य के कार्यों में शक्ति के परिचालन में, उनके परिणामों में सहभागिता में अभिवृद्धि अथवा इन सब बातों के उत्तरोत्तर अधिक भाग लेना, अर्थात पूर्ण लोकतांत्रिक राज्य को स्वीकार करना ही राजनीतिक विकास है। इसी प्रकार जो अगले हमारे विचारक हैं C.H. कोल ने राजनीतिक विकास के दो अर्थ बतलाए हैं और केवल परिवर्तनों के अर्थ के रूप में राजनीतिक विकास को स्वीकार किया जा सकता है। दूसरा कि किसी भी निश्चित लक्ष्य की ओर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास को स्वीकार किया जाता है। तो जो हमने ये परिभाषाएं देखी, चाहे वो आमंड की हो, रिक्स की हो, मैकेंजी की हो या कोल की हो, तो इनसे क्या अर्थ निकलता है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है राजनीतिक विकास के बारे में। तो राजनीतिक विकास जो है का तात्पर्य राजनीतिक व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाना है और उसमें आंतरिक तथा बाह्य दोनों विकास करने से संबंधित है। ये दूसरा जो महत्वपूर्ण जो पहलू हमें समझ में आता है राजनीतिक विकास का, वह है कि
इसमें जन सहभागिता, इस राजनीतिक विकास का अर्थ जो है वो जन सहभागिता से लिया जाता है, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता होनी चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हमें समझ में आती है वह है कि राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। चौथी जो इसका अर्थ समझ में जो हमें आता है वह राजनीतिक विकास का तात्पर्य यह लिया जाता है कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक संस्कृति पाए जाते हैं। मतलब संस्कृतियों का भी अध्ययन जो है वो चूंकि प्रभावित करती है ये विकास को, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें राजनीतिक संस्कृतियों का अध्ययन होता है या उसको पाया जाता है। और राजनीतिक विकास के रूप में उन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसमें राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इस तरह से हम संक्षेप में कह सकते हैं कि राजनीतिक विकास की जो अवधारणा जो है अवधारणा जो है वो काफी व्यापक अवधारणा है, और इसमें राजनीतिक व्यवस्था के विकास, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक संस्कृति, साथ ही साथ सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास को ये अपने में समाहित किए हुए रहती है। मतलब राजनीतिक विकास के अंतर्गत, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, चाहे आंतरिक हो या बाहरी हो, विकास से है, उसमें राजनीतिक सहभागिता से है, राजनीतिक संस्कृति से है, तथा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास के हर क्षेत्र से जो है उसको लिया जाता है राजनीतिक विकास को। इसकी जो अब हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे, और इसके विशेषताओं में जो लुसियन पाई की जो विशेषता है, उन्होंने जो राजनीतिक विकास के बारे में जो बताया है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो लुसियन पाई ने अब हम राजनीतिक विकास की जो विशेषता है उसका अध्ययन करेंगे, और इसकी विशेषता के बारे में लुसियन पाई ने काफी बृहद रूप में इसकी विशेषता का उल्लेख किया है, बताया है। और लुसियन पाई ने अपनी पुस्तक द एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में उन्होंने इसकी विशेषताएं जो बतलाई हैं, उसमें पहली जो विशेषता बतलाई है कि राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है, अर्थात किसी भी देश का राजनीतिक विकास हो गया तो आर्थिक विकास भी आसान हो जाता है। अतः आर्थिक विकास से पहले राजनीतिक विकास का होना, आर्थिक विकास से पहले राजनीतिक विकास का किया जाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप जो विकसित राष्ट्र जो हैं वो आर्थिक रूप से इसलिए सुदृढ़ हैं क्योंकि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था ज़्यादा स्थिर एवं विकसित है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देशों में। इसके विपरीत उन देशों की राजनीतिक व्यवस्था जो अविकसित है या अभी अस्थिर है, वहाँ आर्थिक विकास की प्रक्रिया जो है वो की गति काफ़ी धीमी हो जाती है, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान आदि देशों में। तो इस तरह से उन्होंने जो पहली इसकी विशेषता बतलाई है कि राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की पूर्व शर्त है। मतलब राजनीतिक विकास पहले होना चाहिए और फिर जो है वो आर्थिक विकास होना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता उन्होंने बताई है कि औद्योगिक समाज के लिए विशिष्ट राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास का किया जाना चाहिए। लुसियन पाई के इस विचार का समर्थन W. रोस्टॉफ के द्वारा किया गया है और उन्होंने अपनी पुस्तक द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका समर्थन जो है वो किया है। और इनका कहना है कि जहां राजनीतिक विकास होंगे वहां साथ ही साथ औद्योगिक विकास भी होगा, और औद्योगिकरण के लिए राजनीतिक विकास का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औद्योगिकरण के माध्यम से गांव के लोग शहरों में आते हैं, जिसके कारण उनका ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक समाजीकरण एवं राजनीतिक संस्कृतिकरण होता है। फलस्वरूप राजनीतिक व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता बढ़ती है, सहभागिता वो निभाते हैं।
अतः राजनीतिक विकास के साथ साथ औद्योगिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो भी चलती रहती है। इसके बाद जो उसकी अगली विशेषता उन्होंने बताई है, राजनीतिक विकास राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्यायवाची है। तो पाई ने, लुसियन पाई के इस विचार को आमंड, एप्चर तथा रिक्स, FW रिक्स ने भी समर्थन किया है और इनके अनुसार राजनीतिक विकास से अभिप्राय विकसित पश्चिमी तथा आधुनिक देशों का अध्ययन है, ताकि उनके तौर पर उनके जैसा जो उनका अनुसरण करने का प्रयास जो है विकासशील राष्ट्र करते हैं। अर्थात राजनीतिक विकास राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्यायवाची है, जिसे कि आमंड और तथा कोलमैन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल एंड डेवलपिंग एरियाज में स्पष्ट रूप से इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है, आमंड तथा कोलमैन ने। चौथी जो इसकी विशेषता है कि राजनीतिक विकास राष्ट्र निर्माण का भी पर्यायवाची है और इस विचारधारा को मानने वालों का यह मत है कि राष्ट्र में एकता हो एवं जनता राष्ट्र के प्रति सजग हो, तभी राजनीतिक विकास हो सकता है। अर्थात राजनीतिक विकास के लिए राष्ट्र निर्माण का होना जरूरी है, क्योंकि इसके कारण लोगों में राष्ट्रीयता एवं राष्ट्र प्रेम की भावना जो है वो जागृत होती है और जो कि लोगों को राष्ट्रीय सहभागिता के लिए मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है और इसका फलस्वरूप क्या होता है, राजनीतिक विकास होता है। अगली जो विशेषता लुसियन पाई ने बताई है कि राजनीतिक विकास का अर्थ कुशल प्रशासनिक तथा वैधानिक व्यवस्था की स्थापना करना है और पाई के इस विचार का समर्थन मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक में किया है। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल इन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन तथा ला पालेबरी ने अपनी पुस्तक ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में इसको स्वीकार किया है। इस व्यवस्था का समर्थन करते हुए लुसियन पाई ने स्पष्ट किया है कि राजनीतिक विकास तभी संभव है जब कुशल प्रशासनिक व्यवस्था एवं कुशल प्रशासनिक संस्था जो कि वैधानिक और धर्मनिरपेक्ष हो की स्थापना की जा सकती है और तभी राजनीतिक विकास जो है वो संभव हो सकता है। क्योंकि राजनीतिक विकास की प्रक्रिया का क्रियान्वयन प्रशासनिक संस्थानों एवं नौकरशाहों के द्वारा होता है। अगली जो विशेषता उसकी बतलाई है कि राजनीतिक विकास जनता की साझेदारी तथा प्रतिबद्धता तथा सहयोग का नाम है। पाई के इस विचार का समर्थन इमर्सन तथा एडवर्ड शील्स ने किया है और जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक फॉर्म एम्पायर टू नेशन में किया है। और इसकी अगली विशेषता लुसियन पाई ने बताई है कि राजनीतिक विकास को लोकतंत्र के निर्माण के रूप में देखा जा सकता है और लुसियन पाई के इस विचार का समर्थन ला पालम्बरा ने अपनी पुस्तक ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में किया है। और राजनीतिक विकास के में चूंकि जनता की सहभागिता ज्यादा से ज्यादा होती है, अतः यह स्वीकार किया जाता है कि इसमें लोकतंत्र का भी निर्माण होता है और वास्तविकता में लोकतंत्र की स्थापना या लोकतंत्र का विकास जो है राजनीतिक विकास का ही एक प्रतिरूप है। अगली जो विशेषता लुसियन पाई ने बताई है वह है कि राजनीतिक विकास अस्थायी तथा मर्यादित और परिवर्तित है या परिवर्तनशील है। इसका समर्थन FW रिक्स ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज में लुसियन FW रिक्स ने की है और उनका मानना यह है कि जहां राजनीतिक विकास होंगे वहीं राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व एवं परिवर्तन भी मर्यादित होगा, क्योंकि राजनीतिक विकास में संपूर्ण चीजों का विकास होता है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तीनों क्षेत्र में सभी पहलुओं का विकास होता है, इसलिए इसमें अस्थायित्व भी होता है और दूसरी चीज यह परिवर्तनशील भी होती है। अगली जो विशेषता इसकी लुसियन पाई ने बताई है कि राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था में क्षमता तथा परिवर्तनशीलता से लिया जाता है
और इसका समर्थन कॉलडाइस ने अपनी पुस्तक सोशल मोबिलाइजेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट में किया है। और उनके अनुसार जब राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता को बढ़ाने के लिए नित्य हो रही जो राजनीतिक जो व्यवस्थाओं में जो नित्य परिवर्तन होते रहते हैं उसको स्वीकार करना राजनीतिक विकास है। राजनीतिक व्यवस्था में जो नित्य नए नए जो परिवर्तन होते हैं उसको स्वीकार करना ही राजनीतिक विकास कहलाता है। अर्थात राजनीतिक विकास को मजबूत करने के लिए उनमें नित्य नए नए परिवर्तनों को स्वीकार किया जाना चाहिए। अगली जो इसकी विशेषता लुशियन पाई ने बताई है वो है कि राजनीतिक विकास सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन की एक विधि है। पाई के इस विचार का समर्थन मिलकर तथा ब्लैकमर ने अपनी पुस्तक द इमेजिनेशन इमर्जिंग नेशन तथा लर्न ने अपनी पुस्तक द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी ट्रांजिशनल सोसाइटी के अंतर्गत किया है और जिसमें उन्होंने राजनीतिक विकास का तात्पर्य सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों से स्वीकार किया है और जो कि राजनीतिक व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करते हैं। और इस प्रकार लुशियन पाई ने अपने विशेषताओं के माध्यम से राजनीतिक विकास के व्यापक अवधारणा को स्थापित किया है। तो ये थे लुशियन पाई के अनुसार जो राजनीतिक विकास की जो विशेषताएं थी उसके बारे में। अब इसके बाद हम लोग इसमें दो और भी इम्पोर्टेंट चीज आती हैं। एक है कि लुशियन पाई की अवधारणा क्या है, उन्होंने विकास के बारे में क्या कहा है, और जो आमन तथा पावेल हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। तो ये दोनों चूंकि एक ब्रॉड काफी लंबा चैप्टर है और इसमें काफी बड़ा बृहद रूप में इसकी चर्चा की गई है, लेकिन हम लोग आज यहाँ पे इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में जानने की कोशिश करेंगे कि जो लुशियन पाई की जो राजनीतिक विकास से संबंधित जो अवधारणा है वो क्या है। तो लुशियन पाई ने अपनी पुस्तक द एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में राजनीतिक विकास संबंधी अवधारणाओं का विस्तार से वर्णन किया है और उन्होंने विकास संबंधी अवधारणाओं को निम्नलिखित रूपों में स्पष्ट किया है और बताया है कि इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो पहली जो उसमें उन्होंने चीज जो बताई है वो है कि समानता, दूसरा क्षमता और तीसरा विभिन्नीकरण या विशेषीकरण जो वेरिएशन होता है उसको। तो समानता क्या है? समानता राजनीतिक विकास की जो है वो पहली शर्त है। लुशियन पाई के अनुसार जो समानता है वो राजनीतिक विकास की पहली शर्त है और पाई ने इसके 3 अर्थ लिए हैं। इसके अंतर्गत इसका जो समानता है उसके 3 अर्थ उन्होंने बताए हैं। पहला जो अर्थ बताया है वो जन सहयोग तथा प्रतिबद्धता। दूसरा जो बताया है कि कानून के समक्ष व्यापक समानता, सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज जो बताई है उन्होंने बताया है कि सरकारी पदों के प्राप्ति में समान अवसर उपलब्ध कराना। तो समानता के अंतर्गत इन 3 चीजों पर विशेष फोकस किया है लुशियन पाई ने। जो दूसरा जो इसमें पहला जो इसका जन सहयोग तथा प्रतिबद्धता है ये क्या है, इसको जानेंगे अब हम लोग। तो राजनीतिक विकास में जन सहयोग तथा जनता की साझेदारी होना आवश्यक है। पहले भी मैंने बताया कि पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होती है और यह साझेदारी सभी प्रकार की राजनीतिक क्रियाओं में होने चाहिए। साथ ही इसमें पहली बात यह है कि नागरिकों का राजनीतिक व्यवस्था में सहयोग हो और दूसरी बात यह है कि नागरिक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध हो, अर्थात सहयोग के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था में उनकी जो है आस्था हो। ये जो है इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। दूसरी जो है कानून के समक्ष व्यापक समानता। तो कानून समानता का दूसरा अर्थ है कानून के समक्ष व्यापक समानता से लिया जाता है, अर्थात कानून जो है के समक्ष ना तो कोई जाति धर्म बड़ा है, ना ही तो कोई ऊंच नीच है, ना ही तो कोई बड़ा छोटा है, मतलब किसी भी प्रकार के का विभेद जो है वो नहीं हो सकता है। अर्थात कानून के समक्ष सभी समान समझे जाएंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो बताई है समानता के अंतर्गत
वो है कि सरकारी पदों की प्राप्ति में समान अवसर उपलब्ध कराना। तो मतलब इसमें लुसियन पाई ने स्वीकार किया है कि राजनीतिक विकास तभी संभव हो सकता है, राजनीतिक विकास तभी संभव हो सकता है जब राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा सभी लोगों के समक्ष समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं, और अर्थात सरकारी पद पर सभी लोगों के लिए समान रूप से खुले होंगे। इसमें किसी भी आधार पर, चाहे जाति, धर्म, लिंग भेदभाव से नहीं किया जाएगा, और सामान्य योग्यता वालों को समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरी जो उनकी जो विशेषता उन्होंने बताई है, या कंसेप्ट की अवधारणा के बारे में बताया है, वो है क्षमता। पहला था समानता, दूसरा है क्षमता। क्षमता क्या है, अब इसको पहले हमने देखा समानता को, और समानता के अंतर्गत 3 तरह की बात बताई गई। एक जन सहयोग तथा प्रतिबद्धता, दूसरा कानून के समक्ष समानता, और तीसरा सरकारी पदों को प्राप्त करने के लिए समान अवसर की समानता की बात उन्होंने कही है। दूसरा जो उनका सिद्धांत उन्होंने दिया क्षमता का, तो क्षमता क्या है, तो राजनीतिक विकास का दूसरा आधार जो है, राजनीतिक विकास का दूसरा आधार क्या है कि क्षमता या राजनीतिक व्यवस्था के आउटपुट जो निर्गत क्षमता से संबंधित है। और डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के आउटपुट का तात्पर्य नीति का निर्णय है, नीति तथा निर्णयन है, और जबकि आमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के आउटपुट का तात्पर्य नियम, निर्णय एवं नीति के क्रियान्वयन से है। अर्थात लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के लिए राजनीतिक व्यवस्था में उपयुक्त क्षमता होना चाहिए, और जिसमें वह नीति का निर्माण कर सके, वह नियम बना सके एवं नीतियों का क्रियान्वयन कर सके। राजनीतिक व्यवस्था में कितनी क्षमता है वह निम्न बातों से उसको आंकी जाती है या जानी जाती है। उसमें जो पहली बात जो है वो है कि सामाजिक जीवन में व्यवस्था को समुचित प्रभाव हो, जो सामाजिक जीवन में है जो भी व्यवस्था हो उसका समुचित प्रभाव हो। दूसरा, नीति क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से तथा कुशलतापूर्ण ढंग से किया जाए, जो भी पॉलिसीज बनाई जाए वो काफी कुशलता के साथ बनाई जाए, तो उसको किया जाए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात जो है वो है कि प्रशासन में विवेक पूर्ण धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण उत्पन्न होना। तो इस तरह से इन मान्यताओं के आधार पर किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में क्षमता को आंका जा सकता है, समझा जा सकता है, उसको हम लोग जज कर सकते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई है लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के संबंध में, वो है विभिन्नीकरण या विशेषीकरण। तो विभिन्नीकरण या विशेषीकरण क्या है, तो राजनीतिक व्यवस्था में अधिकांश कार्यों के लिए भिन्न संरचनाएं होती हैं, इनके साथ ही प्रशासन में सूत्रबद्धता एवं एकीकरण भी होता है। इसके साथ कार्यों को कुशलतापूर्वक किए जाने के लिए विभिन्न कार्यों में विभिन्नीकरण होने चाहिए तथा विभिन्न कार्यों को विभिन्न संरचनाओं को सौंपे जाने चाहिए। अलग अलग जो विभिन्न संरचनाएं हैं उनको सौंपे जाने चाहिए ताकि प्रशासनिक उद्देश्य एवं राजनीतिक उद्देश्य को पूरा किया जा सके। और इसके साथ ही विशेष कार्य के लिए विशेषीकृत प्रशासनिक संरचना को कार्य सौंपे जाने चाहिए। साथ ही उनके बीच कार्यों का उचित विभाजन भी होना चाहिए। राजनीतिक विकास की प्रक्रिया तभी जो है वो संभव हो सकती है। विभिन्नीकरण कार्यों का सभी लोगों में विभिन्नीकरण होना चाहिए। जो जिस काम के लिए योग्य हैं उनको वो काम सौंपे जाने चाहिए, और जो विशेष कार्य हैं वो विशेष जो लोग हैं, विशेष क्षमता वाले जो लोग हैं उनको सौंपे जाने चाहिए। और इस प्रकार लुसियन पाई ने अपनी राजनीतिक विकास संबंधी धारणा में यह स्वीकार किया है कि राजनीतिक विकास के लिए उपयुक्त समानता स्थापित हो, राजनीतिक व्यवस्था में क्षमता उत्पन्न किए जाएं तथा प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यों का विभिन्नीकरण तथा विशेषीकरण किया जाए, और जिससे कि राजनीतिक विकास की प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो सकती है। तो ये था लुसियन पाई के द्वारा जो उनका विचार था राजनीतिक विकास से संबंधित, जिसमें उन्होंने समानता, क्षमता तथा विभिन्नीकरण या विशेषीकरण का जो सिद्धांत बताया है, तो उसके द्वारा ही राजनीतिक विकास को जो है वो संभव हो सकता है। और ये सभी चीजें जो है आपस में जो है वो
जब कोऑर्डिनेट होकर चलती हैं तो राजनीतिक विकास जो है वो पॉसिबल हो पाता है, ऐसा लुशियन पाई का मानना है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आमंड एंड पावेल, जो एक और विचारक हैं, उन्होंने राजनीतिक विकास से संबंधित क्या बातें कही है और उन्होंने इसके बारे में क्या बताया है। तो लुशियन पाई की तरह आमंड तथा पावेल ने भी अपनी पुस्तक कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट मेंटल अप्रोच, उनकी जो पुस्तक है उसमें राजनीतिक विकास की अवधारणा का विश्लेषण किया है और उनके अनुसार राजनीतिक विकास के आधार पर विभिन्न राज्यों की तुलना की जा सकती है। और लुशियन पाई की तरह ही आमंड तथा पावेल ने भी राजनीतिक विकास की अवधारणा को में निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया है, और उसमें जो उन्होंने पहली बात स्वीकार की है वो है विशेषीकरण या विभिन्नीकरण, दूसरी स्वायत्तता ऑटोनमस, और तीसरा जो है लौकिकीकरण। तो अब हम जानेंगे कि ये क्या है विशेषीकरण। विशेषीकरण या विभिन्नीकरण मतलब राजनीतिक विकास के लिए आमंड तथा पावेल ने भी ऐसी भूमिकाओं को जिसमें कार्यों का विशेषीकरण एवं विभिन्नीकरण है को स्वीकार किया है, एवं उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए विभिन्न संरचनाओं की वकालत की है। जैसे कार्यपालिका का कार्य कौन करेगा? कार्यपालिका। विधायिका का कार्य विधायिका, और न्यायपालिका के कार्य न्यायपालिका करेगी। और इस तरह से इन तीनों में विभिन्नीकरण को स्वीकार किया जाता है। साथ ही साथ प्रशासन में भी विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न प्रशासनिक संस्थाओं को सौंपने की वकालत की है, और विशेष कार्य के लिए विशेष प्रशासनिक संस्थाओं को सौंपने की बात की गई है। इस तरह हम देखते हैं कि जो लुशियन पाई है और जो आमंड एंड पावेल हैं, तो उन्होंने उनकी जो ये पहली जो उन्होंने जो इसकी विकास का जो मापदंड बताया है, जो अवधारणा के बारे में बताया है विभिन्नीकरण, वो लगभग एक ही जैसी है। दूसरी जो इसकी विकास के बारे में जो इसकी अवधारणा को स्वीकार किया है वो दूसरी अवधारणा है स्वायत्तता की अवधारणा। तो आमंड तथा पावेल के अनुसार स्वायत्तता का तात्पर्य उपव्यवस्थाओं में ज्यादा से ज्यादा उनको स्वायत्तता देने की बात करना है। अतः राजनीतिक तंत्र में राजनीतिक विकास के लिए शक्ति का केंद्रीकरण करने की बजाय शक्ति का विकेंद्रीकरण करने की बात करती है। अर्थात जो विकास की प्रक्रिया में जो भी उपव्यवस्थाएं हैं होंगी वे ज्यादा से ज्यादा क्या होंगी? स्वायत्त होंगी, यानी कि उनको ऑटोनॉमी दिया जाएगा कि वो स्वायत्त होकर अपना काम करें, और परिणामतः अधिक से अधिक राजनीतिक विकास कार्य संभव हो पाएगा। अतः आमंड तथा पावेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के उपव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता होनी चाहिए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताई है लौकिकीकरण। तो ये क्या है? तो इसका संबंध राजनीतिक विकास के औचित्य पूर्णता या जन समर्थन प्राप्त करना है। अर्थात जिस मात्रा में राजनीतिक व्यवस्था समाज पर अपना प्रभाव स्थापित करेगी उसी मात्रा में राजनीतिक व्यवस्था को जन समर्थन या जन सहयोग प्राप्त होगा। इसे ही लौकिकीकरण जो है वो कहा जाता है। और इस प्रकार आमंड तथा पावेल ने भी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को पाई के समान ही स्पष्ट करने का प्रयास किया है या कार्य किया है। इसके बाद जो सैमुअल पी हैंगिस्टन एक विचारक हैं, उन्होंने राजनीतिक विकास की अवधारणा को स्पष्ट किया है, और इन्होंने अपनी जो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक जो है ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है इसकी अवधारणा को उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया है, और इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी तथा पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके में राजनीतिक विकास संबंधी अवधारणा का उल्लेख किया है। और उनका कहना है कि राजनीतिक विकास तभी संभव हो सकता है जब भली भांति सुसंगठित रूप में राजनीतिक संस्था की व्यवस्था हो, और उन्होंने अपने राजनीतिक विकास की अवधारणा में दो आयामों का उल्लेख किया है। दो आयाम इसके बताए हैं, और पहला है इसमें आधुनिकता और दूसरा है औद्योगिकीकरण।
और राजनीतिक विकास के जो बहुत सारे और भी जो हैं जो अवधारणाएं हैं, उसके स्तर हैं, विकास के विभिन्न स्तर हैं। और कारथेन ऑर्गेनेस ने राजनीतिक विकास के विभिन्न स्तरों का उल्लेख किया है और उन्होंने राजनीतिक विकास के 4 स्तर बताए हैं: राजनीतिक एकीकरण, औद्योगिकीकरण, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान और आधुनिक व्यवस्था का विकास। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि राजनीतिक एकीकरण क्या है। तो यह राजनीतिक विकास का पहला स्तर है और इसमें पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का या पिरोने का कार्य किया जाता है और जिससे लोगों में राष्ट्र राज्य के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की जाती है और इसके कारण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोग जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ उन्मुख करने का ये काम करती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है इसके स्तर के बारे में वो है कि औद्योगिकीकरण। यह राजनीतिक विकास का दूसरा स्तर है और राजनीतिक विकास और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया दोनों समानांतर चलती रहती है। औद्योगिकीकरण के उपरांत लोगों में नए नए आविष्कार, ज्ञान, विज्ञान की जानकारी, शिक्षा का प्रसार हो पाता है और इससे लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता के लिए ये भी जो है वो प्रेरित करता रहता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण जो इसका स्तर है विकास का, तो वो है कि आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान। तो जब औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया जो है पूर्ण हो जाती है तो औद्योगिकीकरण के कारण आर्थिक और सामाजिक जो है वो विकास होता है, क्योंकि जब भी इंडस्ट्रीज होंगी, लोगों को काम मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा, तो वहाँ पे वो विकास होगा। तो विकास होगा तो उनका जीवन स्तर सुधरेगा, सुदृढ़ होगा, व्यवस्थित हो जाता है और जिसके फलस्वरूप राजनीतिक व्यवस्था एवं राजनीतिक विकास की जो अवधारणा है उसमें भी जो है जो एक उनके प्रति सहभागिता, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सहभागिता वो प्रदर्शित करने लगते हैं और फलस्वरूप क्या होता है, राजनीतिक व्यवस्था में विकास जो है प्रारंभ हो जाती है। चौथा जो इसका स्टेज है वो है कि आधुनिक व्यवस्था का विकास। तो जब लोगों का आर्थिक एवं सामाजिक स्तर काफी ऊंचा हो जाता है, तब जब उन्हें रोजी रोटी की चिंता नहीं रहती और जब उनका विकास हो जाता है, तब राजनीतिक व्यवस्था जो है वो आधुनिकता का रूप को स्वीकार करने लगते हैं, आधुनिक रूप को स्वीकार करने लगते हैं और जनसाधारण की जो आकांक्षाएं जो है वो पूरी होने लगती हैं और इसके साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था उनके साथ कदम से कदम मिलाने लगती है और इसके लिए नए नए राजनीतिक व्यवस्था की संरचना का विकास होता है और इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था के आधुनिकतम व्यवस्था का विकास हो जाता है। तो ये था राजनीतिक विकास का कंसेप्ट कि राजनीतिक विकास जो है वो क्या है और राजनीतिक विकास जो है वो किस तरह से होता है। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत राजनीतिक विकास का क्या अर्थ है और किस तरह से लुशियन पाई ने इसकी विशेषताओं को बताया है और फिर इसकी अवधारणाओं को जो है लुशियन पाई के द्वारा तथा आमन तथा पावेल के द्वारा विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा की गई है। और इसमें जो है समाज के सभी पहलुओं में राजनीतिक जो जब विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो सारी चाहे वो व्यवस्थाएं हों, चाहे वो वहाँ के मूल्य हैं उनमें कोई डेवलपमेंट हो, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है समाजीकरण, कल्चर, इन सभी से जुड़ी हुई होती हैं और इसमें जुड़ी होने के कारण जो विकासशील देश में उनकी संस्कृतियों से चूंकि विकास जो जुड़ा होता है तो उसके आधार पर जो है राजनीतिक विकास जो है वो करने का प्रयास होता है और नए जो व्यवस्थाएं हैं उसको अपनाया जाता है और इस तरह से राजनीति के क्षेत्र में नित्य नए जो है नए व्यवस्थाओं को, नई चीज़ों को एडॉप्ट करके उसका जो है वो विकास संभव हो पाता है। तो ये था राजनीतिक विकास। आई होप आपको समझ में आया हो। आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उसको आप क्वेश्चंस को उसमें डाल सकती हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें और तथा सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।